जी हाँ, जीवन एक दर्पण के समान है। हमें अच्छे परिणाम जीवन में तब मिलते हैं जब हम इसे देखकर मुस्कुराते हैं। जीवन संस्कार प्राप्ति का दूसरा नाम है, लेकिन मनुष्य जीवन नदी की भांति है। साधारण मनुष्य बहाव में बह जाते हैं, लेकिन असाधारण मनुष्य अपने बहाव से नई राहें बनाते हैं। बिल्कुल, जीवन का उद्देश्य परोपकार है। ये उद्देश्य पूरा करने की हर कोई कोशिश करता है। सफल जीवन की कसौटी धन और संपत्ति नहीं है। यदि आपने क्षमता है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन देने वाले को असीम सुख मिलता है, वहीं भौतिक संपदा जुटा लेने को वाले को नहीं मिलता है। जीवन का रहस्य भोग नहीं है, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति होता है। आदमी को चाहिए कि परोपकारी जीवन बिताए, न कि पापी जीवन बिताए। परोपकार करने वाला ही इस दुनिया में खुश रहा करता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं आप करते कि अपना जीवन गुलाब की तरह बनाएं, जो सुगंध की भाषा में शांतिपूर्वक वार्तालाप करता हो, सदा अपने मन को हर्ष में उल्लास में बनाए रखता हो। भले ही जिंदगी में कितनी ही परेशानियां, कितनी ही कांटे क्यों ना चुभे। जी हाँ, अगर आप मुस्कुराएंगे तो इन परेशानियों से बच सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और प्रतिबिंब, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। बहुत सारी खबरें हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और तमाम खास सेगमेंट्स हैं हमारे हेलो इंडिया में, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे क्या है आज के हाइलाइट्स। जी हाँ, हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी पैनी नजर। आपको बताएंगे कि आज के खास दिन के बारे में। आज है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके अलावा आज के दिन से जुड़ी शख्सियत से भी करेंगे खास बात। और इसके साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हेलो इंडिया में हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब, और सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय सुर्खियां क्या हैं आज की। तो सबसे पहले बात देश से, यानी राष्ट्रीय सुर्खियों की। यूक्रेन रूस संकट के बीच क्वाड देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर भी मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से संवाद किया। छात्रों ने पीएम से साझा किए अपने अनुभव। प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया और भविष्य में पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े दूसरे देश, ये भी बात कही। मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत। डीपीआईआईटी के बजट के बाद के वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विनिर्माण शक्ति के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा दिलवाया कि जितने भी यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस काम में गंभीरता के साथ सरकार लगी है। और उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के लिए प्रधानमंत्री ने चंदौली और जौनपुर में रैली करके विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लोगों को जात पात में बांटकर विकास से दूर कर रखा है।
बीजेपी का गठबंधन जनता से है और सरकार कोरी घोषणाओं की बजाय लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की ओर से दावों के जल्द निपटारे के लिए जारी किए नए नियम। नए नियम में दावों को जल्द निपटाने को लेकर विभिन्न पक्षों के लिए समय सीमा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गई है। 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे ये सारे नए नियम। और आज से न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप की शुरुआत हो गई है। विश्व कप का पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड टीम के बीच है। भारतीय महिला टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 6 मार्च को होने वाले मुकाबले से करेगी। वहीं मोहाली में आज से भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। ये टेस्ट मैच कई मायनों में खास है। विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मैच है। बतौर कप्तान रोहित शर्मा का पहला टेस्ट मैच है। बीसीसीआई ने 50% दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री को हरी झंडी दे दी है। और अब राज्यों से जुड़ी हुई खास खबरें। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए मतदान हो गया है। इस चरण में 55% से अधिक मतदान हुआ। छठे चरण के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी वाले गोरखपुर सदर समेत 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। और हम बता दें कि इस चरण में 66 महिलाओं समेत जो है बहुत सारे उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो गया है। और उधर मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार जो है वो थम गया है। इस चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में 2 महिलाओं समेत कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। गुजरात में वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,43,965 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। वहीं जनता पर नए किसी टैक्स का बोझ नहीं लादा गया। झारखंड विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है, तो वहीं पेयजल में 20% राशि की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे जनमानस का बजट बताया है। पारस विधानसभा का बजट सत्र कल मुंबई में शुरू हो गया। बैठक शुरू होते ही सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के सदस्य छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में राज्यपाल की कथित टिप्पणी के विरोध में उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद राज्यपाल को अपना अभिभाषण बीच में ही रोकना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सत्र के पहले दिन अपना पहला बजट पेश करेंगे। कुल 19 बैठकों में ये सत्र है जो कि 30 मार्च तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कई दिन से जारी गतिरोध पर विराम लगाते हुए 7 मार्च को दोपहर 2 बजे विधानसभा का सत्र किया है। इससे पहले 24 फरवरी को धनखड़ ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर विधानसभा सत्र 7 मार्च की देर रात 2 बजे आहूत किया था, जिसके बाद सत्र के समय को लेकर उलझन पैदा हो गई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल माध्यम से औरंगाबाद और अहमदाबाद जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि शहरी बस्तियों के विकास से ही किसी देश और राज्य का विकास संभव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 10वें वर्ल्ड हियरिंग डे पर आयोजित कार्यक्रम में सुनने की समस्या और विकलांगता के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इजरायल के काउंसलेट जनरल कोबी शोशानी ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की, साथ ही कृषि क्षेत्र में हुए विकास को अद्भुत बताते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की सराहना की। गुवाहाटी में एसोचैम की तरफ से 3 दिवसीय इमर्जिंग नॉर्थ ईस्ट 2022 कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।
और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। ताजा हालात में यूक्रेन के जापरजिझ्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई है और चेर्निहाइव इलाके में हवाई हमले हुए हैं। इन हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के 3 शहरों में हवाई हमले की भी चेतावनी आई है। रूस की बमबारी में 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामगल और यूक्रेनी परमाणु नियामक और ऑपरेटर के साथ बात की है। उन्होंने रूस से बल प्रयोग रोकने की अपील की है और रिएक्टरों से टकराने पर गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट कर भारत वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह हंगरी के बुडापेस्ट से विशेष इंडिगो उड़ान से 219 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। ये उड़ान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लेकर लौटी है। पोलैंड से भी पिछले 3 दिन में करीब 1400 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट आए। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। अब तक कुल 18,000 लोग भारत लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानों से 6,400 भारतीयों को देश लाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि लोग रूसी सैन्य दस्ते से छूट पाने के लिए सफेद झंडा या सफेद कपड़ा लहरा सकते हैं। बेलारूस में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। रूस और यूक्रेन के बीच नागरिकों को सुरक्षित निकालने के रास्ते पर सहमति हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से खास बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने मैक्रों से कहा कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान का मकसद उसका असैन्यीकरण करना है और उसकी तटस्थ स्थिति को बरकरार रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कानून में यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न अधिनियम 2021 को समाप्त करने के लिए मजबूर मध्यस्थता पर हस्ताक्षर किए हैं। जो बाइडेन ने जिस कानून पर हस्ताक्षर किए वो कंपनियों के यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के दावों से जुड़े मामलों में मध्यस्थता के लिए मजबूर करने से रोकता है। Between half and 3/4 of all women report that they have faced some form of sexual harassment in the workplace. And too often they're denied a voice and a fair chance to do anything about it. Today we send a clear and strong message that we stand with you for safety, dignity and for justice. अमृता, ये तो थी अभी तक की खबरें और अब डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर खास नजर। जी हाँ, आज की गतिविधियों पर बात करें तो आज प्रधानमंत्री सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार के प्लेनरी सेशन को संबोधित करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में 7वें चरण से पहले सीएम मिर्जापुर और वाराणसी में रैली करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। और आज की गतिविधियों पर अगर हम नजर डालें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप यानी कि संवेदीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। और आज लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति और राज्यसभा की याचिका संबंधी समिति की बैठक का आयोजन होगा। तो ये थी आज की गतिविधियां। हम बता दें कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। लोगों की आत्मरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल, क्या कुछ खास है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है वो 4 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक मनाया जाता है। हर साल इस दिवस की जो एक थीम होती है और इस साल की जो थीम है वो है सड़क सुरक्षा, जो कि बेहद अहम विषय है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। देश की सुरक्षा बाह्य है और आंतरिक भी।
और जनता को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी पहल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल 4 मार्च को फलीभूत होती है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सहायता सेवाएं प्रदान करके लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव भी रखी गई थी। परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी और 1972 में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की प्रतिवर्ष एक थीम होती है। साल 2022 में इसकी थीम है सड़क सुरक्षा। फिलहाल इस दिवस को अब राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। ये सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाएगा। इसका मकसद आम नागरिक को जीवन के महत्व से अवगत कराना है। आसपास हो रही दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए, उन सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है। बहुत ज़रूरी है प्रतिबिंब सड़क सुरक्षा के नियम को फॉलो करना, क्योंकि हमें पता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सड़कों को खूनी सड़क भी कहा था, क्योंकि सड़क दुर्घटना से जो मरने के आंकड़े हैं या फिर जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात ये है अमृता, दुर्घटना में वाहन वाले नहीं बल्कि पैदल चलने वाले ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और आज के दिन की बात करें तो आज ही के दिन 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये जो योजना है वो सड़क सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान देने के मकसद से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सभी राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था। साथ ही इस परियोजना का लक्ष्य पुराने और असुरक्षित पुलों के नवीनीकरण के साथ साथ नए पुलों का निर्माण करना भी था। सेतु भारतम परियोजना नए बनाने के बजाय पुराने पुलों की मरम्मत और उन्हें ठीक करने पर भी केंद्रित है। बिल्कुल, इस तरह से न केवल कुल लागत में कटौती होती है बल्कि भूमि अधिग्रहण को भी रोका जाता है और साथ ही इसका जो कार्य है उसमें तेजी आती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये योजना जो आज ही के दिन शुरू की गई थी 2016 में। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को रोकने के लिए अपनी कला के जरिए संदेश दिया है। उन्होंने अपनी कलाकृति पर लिखा है स्टॉप वॉर। बिल्कुल, ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दो, मैं कितनी बार लुटा हूं इसका हिसाब तो दो। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। संसद संवाद में देखिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा इस बार। गांव की गलियों, शहरों की सड़कों से संघर्ष के रास्ते होकर पहुंचते हैं संसद, बनते हैं आपकी आवाज, उठाते हैं आपके मुद्दे, आपके जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र के पहरे, आपके सांसद। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it.
There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mithal, on Healthy India, only on Sansad TV. What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sansad TV. हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। जी हाँ, आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। क्या कुछ खास है आज 4 मार्च के नाम दर्ज इतिहास के पन्नों में। 4 मार्च वर्ष 1883 को दरबान सिंह नेगी का जन्म करबरतीर गांव में हुआ। इन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 6 वीरों को ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये फ्रांस में 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। बाद में वह सूबेदार पद से भारतीय सेना से सेवा मुक्त हुए। दरबान सिंह नेगी की मृत्यु 1950 में हुई। उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंट म्यूजियम का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर ही रखा गया है। 4 मार्च वर्ष 1939 में लाला हरदयाल सिंह माथुर की अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई। वे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। हरदयाल जी ने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए समर्पित किया। उन्होंने गदर पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। और अमृता, इतिहास में आज एक और नाम दर्ज है। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें खास तौर पर श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा जी की पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध बनाने, इसके साथ ही सदन में उच्च कोटि की परंपराओं को स्थापित करने के प्रयासों के लिए उनका सदैव स्मरण किया जाएगा। जी हाँ, मेघालय के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरुआत कर अपनी योग्यता, दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर लोकसभा अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले पुन्नी आंगिटोक संगमा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1947 को पश्चिम गारो हिल्स मेघालय के चपाथी ग्राम में हुआ था। पूर्णो संगमा ने अपने राजनीतिक सफर का आगाज कांग्रेस की यूथ विंग से किया था, लेकिन बाद में विरोधी स्वर के चलते इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पड़ा। फिर जनवरी 2013 में इन्होंने अपने राजनीतिक दल नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1973 में प्रदेश युवा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1975 से 1980 तक प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव भी रहे। और इसके साथ ही 1977 में तुरा निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर पहली बार सांसद बने। 14वीं लोकसभा के चुनावों तक लगातार जीत हासिल की। 6 फरवरी 1988 से 25 मार्च 1990 मेघालय के मुख्यमंत्री रहे। मई 1996 सर्वसम्मति से 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। संसदीय इतिहास में ऐसे पहले सदस्य वो रहे जो विपक्ष में रहते हुए लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए। बिल्कुल, और अब हम एक त्योहार की बात करेंगे। नाम भी उसका बड़ा ही सुंदर है, फुलेरा। उत्तर भारत का ये त्योहार है प्रतिबिंब, और हम चाहेंगे कि इसके बारे में आगे क्या कुछ खास है, आप बताएं। हम बता दें कि किसी भी नए काम को शुरू करने और आज का दिन शुभ लग्न माना जाता है। कैसे मनाते हैं फुलेरा त्योहार, आइए जानते हैं इस त्योहार की बारीकियों को। सनातन संस्कृति में फुलेरा दूज का काफी महत्व है।
फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाए जाने वाला ये त्योहार इस साल आज यानी कि 4 मार्च को मनाया जा रहा है। फुलेरा तीज वसंत पंचमी और होली के बीच मनाया जाता है। ये समय काम शुरू करने के लिहाज से शुभ माना जाता है। उत्तर भारत में ज्यादातर शादियां फुलेरा तीज के दिन होती हैं। इसके अलावा मकान, संपत्ति, वाहन की खरीदारी और किसी भी व्यवसाय की शुरुआत भी लोग इस दिन करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि ये दिन दोष मुक्त होता है। ब्रज में इस त्योहार के अलग रंग हैं। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और भक्ति इंगित करते हैं। इस मौके पर राधा कृष्ण को गुलाल लगाया जाता है, उन्हें भोग भी कराया जाता है, भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। फुलेरा तीज के दिन राधा कृष्ण की पूजा से आपसी प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। क्या बात है प्रतिबिंब, कितना रिच है हमारा कल्चर और कितने खूबसूरत त्योहार है फुलेरा। मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को या बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अपने नाम के ही अनुसार कितना खूबसूरत ये त्योहार है और नए दिन के लिए, नई चीज़ों के लिए मैं चाहूँगी आप और हम मिलकर आज इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे त्योहार मनाकर मन पुलकित हो जाता है। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक नज़र डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे बदलाव के नायक, 9:30 बजे कैबिनेट दिस वीक। शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर एक बड़ी बहस का कार्यक्रम मुद्दा आपका। और शाम 7:30 बजे आपके सांसद। रात 8 बजे आज की खबर। 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। 9 बजे द न्यूज। और 9:30 बजे देखना ना भूलें डिप्लोमेटिक डिस्पैच। और अमृता, समय आ गया है लोगों से विदा लेने का आज के लिए। विदा हम लेते हैं, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं पंडित शुभेंद्र राव के सितार वादन के साथ। पंडित शुभेंद्र राव ने 3 साल की उम्र से ही संगीत साधना की शुरुआत जो है वो कर दी थी। जी हाँ, पंडित रविशंकर के शिष्य पंडित शुभेंद्र राव आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। आइए सुनते हैं पंडित शुभेंद्र राव की सुमधुर प्रस्तुति। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।